तेल निकल आया है, तो ये तो हमारी अगली टर्म पक्की है। इस फिल्म ने ट्रेंड्स चेंज कर दी हैं, आग लगा दी, आग लगा दी। पुनर्जन्म का एक चक्कर है ना कि तुम जाओगे फिर वापस आओगे। राजा बनकर आना। ओ ओ ओ, बाहर से फिल्म पढ़कर आए हैं यहाँ पे, हम फिर सरमायादार के खिलाफ मूवीज बनाएंगे। और छोटा मोटा राजा नहीं, ये 10,000 करोड़ का मालिक राजा। ये बेसिकली न्यू लिबरलिज्म और भाजपा की मैरिज हुई। 1.5 घंटे में ये फिल्म खत्म हो सकती थी। क्यों 1.5 घंटे में खत्म करते? उनकी मर्जी, आप ना देखती। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना लोग फिर हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते हैं और वो भाग जाते हैं। मुझे ये चाहिए सिद्धाबाजी। पहली मर्तबा जागीरदार की बजाय, फ्यूडल की बजाय उन्होंने सरमायादार को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये अंबानी का अंजाम उन्होंने दिखाया है। जी अफशान, प्राइम वीडियो पर एक नई इंडियन फिल्म आई, कुबेरा या कुबेर। कुबेर, कहत कुबेर सुनो भाई साधो। काशिफ, आपने कबीर दास को कुबेर या कुबेरा के साथ मिला दिया, जिसका मतलब उन्होंने मूवी के एंड पे बताया कि वो 10,000 करोड़ का मालिक कोई राजा, छोटा मोटा राजा नहीं। आपने कबीर दास को मतलब किधर मिलाया है? यही जो मिलाप है ना, अनोखा अनूठा मिलाप, ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। और मेरा ख्याल है इस फिल्म ने ट्रेंड्स चेंज कर दिए हैं। बॉलीवुड का या तेलुगु का और तमिल का? पूरी जो भी इंडिया में फिल्म बन रही है ना, इस कमाल, जबरदस्त, एक्सीलेंट, आग लगा दी, आग लगा दी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अंबानिया दे पुੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ बॉलीवुड ਦੇ ਸਾਰੇ बंदे बुढ़ियाँ, ठीक है, वो अब ऐसी फिल्में, ऐसे आइडियाज़ कंसीव करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उनमें एक्ट भी करेंगे कि कैसे, मतलब आप फैक्ट्स को वो क्या कहते हैं अपना डिस्टॉर्ट मत करें। नागार्जुन और जो वो दिनेश और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं, क्या नाम है? शिखर या शिखर अमोला। जी जी, वो फिल्म पढ़ी है। मुझे सही से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, बीइंग अ पंजाबी, माजरत। तो वो बाहर से फिल्म पढ़ के आए हैं। ओ, बाहर से फिल्म पढ़कर आए हैं यहाँ पे, हम फिर सरमायादार के खिलाफ मूवीज बनाएंगे। बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, लेकिन बात यह है कि वो अंबानियों की शादी पे नहीं नाचे थे। इनमें से कोई भी देखा था आपने? रजनीकांत गए थे या नहीं अनंत अंबानी की शादी पे? रजनीकांत तो चले गए थे। और साउथ के कौन कौन से गए थे? अल्लू अर्जुन गए थे या नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वैसे। अच्छा। लेकिन चलो खैर, देखिए, आगे बढ़ते हैं। दो चीजों पे माफी दें आप, ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह वगैरह हैं, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, शायर वगैरह, एक तो जो राम मंदिर का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था अयोध्या, हाँ, वहां पर ये सब गए थे। और दूसरा ये अंबानी, ये देखें, ये छोटा मोटा कॉन्ट्रडिक्शन तो इन लोगों, आखिर वन फॉर द मार्केट एंड वन फॉर द सोल। अच्छा, बॉलीवुड के कौन सी सोले हैं जिसके लिए? मैं तंज कर रहा था, मैं मानता हूँ इस बात को। इस सार्कज़म को एक तरफ रखते हुए मैं वापस आऊँगा कि ये फिल्म कैपिटलिज्म के खिलाफ एज सच नहीं है, सरमायादार के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म कैपिटलिज्म के एक ब्रांड, हाइपर कैपिटलिज्म आप उसको कह लें, उसके खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। प्राइवेटाइजेशन किसका एजेंडा है? न्यू लिबरल ऑर्डर का। न्यू लिबरल ऑर्डर का। अच्छा। तो ये फिल्म बेसिकली न्यू लिबरल ऑर्डर या न्यू लिबरल इकोनॉमी के खिलाफ है। मतलब कि सानू रिकॉर्डिंग शुरू की थे 5 मिनट हो गए सीगे और मेरे दिमाग में कहीं से ये ऐसे कुलबुला रहा था, ये सोच कुलबुला रही थी कि अभी तक न्यू लिबरल ऑर्डर और शबाना रोज मेहनत नहीं आया। नहीं, आपकी शबाना रोज जो है ना वो न्यू लिबरल ऑर्डर है काशिफ। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना लोग फिर हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते हैं और वो भाग जाते हैं, मुश्किल बातें करते हैं। ये वजह नहीं है, सिर्फ और भी वजूहात हैं। अच्छा, अगर मैं आसान ज़बान में इसको बयान करूं तो काशिफ साहब 1991 में भारत के कौन से वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो बाद में पीएम भी बने? मनमोहन सिंह, जो के कहा जाता 2004 से 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस। और साडा फार्मूला भी चोरी करके ले गए सी। वो फार्मूला क्या था? यही था, प्राइवेटाइजेशन, न्यू लिबरल इकोनॉमी, या आईएमएफ का जो एक, हाँ, आईएमएफ की रिफॉर्म्स
इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का वो एक फॉर्मूला मुआशी इस्लाहात वाला वो लेकर आए। और लाहौर से चोरी किया गया था, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। लंदन से चोरी हुआ था, अच्छा सही, सॉरी मुझे नहीं पता। तो कहीं कहीं अभी तक लेकिन अहम बात यह है कि उससे पहले भारतीय मीडिया, वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या सब्जेक्ट्स ला रही थी, क्या प्रोड्यूस कर रही थी, और उसके बाद वही आपके वाला जो न्यू लिबरल ऑर्डर जो है जब वो आता है, या कहते हैं दरवाज़ा तोड़ कर आता है। जुबली सीरीज में वो कहा था ना उन्होंने कि कैपिटल दरवाज़ा तोड़ के आता है, और वो बस वो 91 आपने कहा ना, जी। तो तकरीबन 36 इयर्स हो गए ना इस पूरे एजेंडे को 34-35 साल तक बन जाते हैं। इंडिया में भी पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट सूरत हाल यही है। तो क्या फ़ायदा दिया? इकोनॉमी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्या जो गुर्बत है वो कम हुई? अमीर और गरीब के दरमियान डिस्पैरिटी कम हुई 36 सालों में? 36 ईयर्स। मुझे नाइक मूवी के अमरीश पुरी साहब याद आ रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं मैं आपको, अब मैं वो हूँ नहीं, वरना मैं वो कहती हर बंदा गाड़ियों में सफ़र कर रहा है, मैकडॉनल्ड से खाना खा रहा है। और हकीकत ये है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट जो 2014 में के उसके मुताबिक जो मौजूदा आपने डिस्पैरिटी की बात करें ना, ये जो मौजूदा लिबरल सेटअप है इंडिया का, उसको उन्होंने बिलियनियर राज का नाम दिया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिलियनियर राज में जो अमीर और गरीब का तफावत है वो जो कॉलोनियल राज था उससे कहीं बढ़कर है। नहीं, ये बहुत परेशान कुन बात है। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क ख़त्म हुआ। इन 36 इयर्स में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जैसे ये जो प्राइवेट सेक्टर का एक मेटाफर बना के या सिंबल बना के जिस बंदे ने ये रोल किया, मुझे वो वैसे बड़ा पसंद है। वो अलाउद्दीन खिलजी पे जो उन्होंने उसकी एक फिक्शनल लव स्टोरी थी उसके ऊपर जो फिल्म बनाई थी, उनमें भी जिम ने रोल किया था। जिम ने मेड इन हेवन में भी बहुत अच्छा एक करेक्टर किया है। तो वो एक सिंबल बन के आया ना कि वो पूरा समंदर हड़पना चाहता है। और सारा क्या वो सिर्फ सिंबल ये है कि वो समंदर और समंदर से निकलने वाला, समंदर क्यों हड़पना चाहता है वैसे वो? क्योंकि उसमें से तेल निकल आया है। और वो बात काशिफ साहब ये है कि एक फिल्म जो कि हिंदी ज़बान में नहीं है बुनियादी तौर पे, वो साउथ वालों ने बनाई है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर जिम को क्यों लिया गया है वैसे? गोरा चिट्टा बिल्कुल ऐसे जैसे लगता है कि नॉर्थ और साउथ का एक बाइनरी में ना, साउथ की बजाय वो तो नॉर्थ की किसी- रिप्रेजेंटेशन करने वाला। नहीं, अभी इस पे बात करेंगे, ये एक एंगल है। लेकिन ये बहुत स्किलफुली, बहुत चालाकी के साथ शिखर मोला ने, उन्होंने ये छोड़ा है। खुद भी राइटर है वो, इस फिल्म के भी राइटर। तो के नॉर्थ का बंदा आके साउथ में। अच्छा रुक जाए, ये एक बहुत ही बारीक और डेलिकेट बात है, इसको हम बाद में करेंगे। इन्वेडर के तौर पर भी दिखाया। हाँ नहीं, मैं इसको बाद में करेंगे। मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ कि इन 36 इयर्स में जो पूरी दुनिया में तबाही फैलाई इस इकोनॉमिक सिस्टम में, उसमें यह है कि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जब ये इजाज़त दे दी स्टेट्स ने कि वो प्राइवेटाइज कर देंगे ऑयल एंड गैस के रिजर्वायर्स जो निकले हैं, या अभी आप इंडिया के अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर भी देखें, पहाड़ों की कटाई कौन कर रहा है? पहाड़ों की कटाई, जंगलात कौन साफ कर रहा है? अब सिंध तक और इधर उधर, मैं यहाँ पर तो हम इतनी ज़्यादा ना फिल्म बना सकते हैं ना बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से तो लिबरल ऑर्डर नहीं है जैसे इंडिया के अंदर है। यहाँ भी ज़रा कंट्रोल्ड किस्म का, जब जमहूरियत यहाँ पे हाइब्रिड है तो लिबरल ऑर्डर भी थोड़ा सा हाइब्रिड है। तो खैर इस पे भी आप खैर मैं आगे बढ़ती हूँ कि मुझे वो बात पूरी करने, आगे बढ़ने से मैं पहले जो अगली बात करूंगी आपको बहुत पसंद आएगी लेकिन काशिफ। मुझे बात कंप्लीट करने दें आप कि ये जो सिचुएशन है, ये सिंबल जो बन गया है वो ये कि इंडिया में इस वक्त ये लड़ाई हो रही है कि आपने इन्वायरमेंट को तबाह कर दिया। जो लोकल्स थे, नेटिव्स थे इंडिया के या पाकिस्तान के, या जिन जगहों पर भी ये सरमायादाराना निज़ाम का ये ब्रांड आया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि इंडिया, उसके रिसोर्सेज आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं, रियासतों का रोल कम से कम हो रहा है, और वो करोड़ों लोगों को गरीब और भिखारी बना के रखना चाहते हैं। ये बाइनरी आप देखें ना कि एक तरफ भिखारी हैं और एक तरफ
बिलियनियर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्क्रिप्ट में उन्होंने जो दिखाया है वो ये भी है कि किस तरह से सियासतदान और सरमायादार का गठजोड़ और उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन की मदद से किस तरह से रिसोर्सेज के ऊपर चंद हाथों का कब्जा, ये उनका हाइब्रिड मॉडल है डेमोक्रेसी का, ये और हाइब्रिड रेजिम इंडिया की है। और सियासतदान जो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें जो सरमाया है वो उसी रियासती रिसोर्स से निकाला गया है, और वो किस तरह से वो ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, वो वाइट करने के लिए किस तरह से ऑफशोर कंपनीज खुल रही हैं, भिखारियों को उठा के उनको ऑफशोर कंपनियों का मालिक बनाया जा रहा है। अकाउंट्स की बात की ना, बेनामी अकाउंट्स को सुना सुना तो लग रहा है, यहाँ पर भी होते थे कोई। उसके बानी तो इन दिनों जेल में हैं यहाँ पर ऑफशोर कंपनियों के। अच्छा, तो बानी, हाँ, अच्छा, पाकिस्तान की तारीख की पहली ऑफशोर कंपनी का बानी कौन है? अच्छा, लेकिन किसके बेनामी अकाउंट्स ज्यादा निकलते हैं, बात होती है। सभी के निकलते हैं। निकलते और हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही ऐसा केस था जिसमें रियासत पाकिस्तान को पैसे मिले, जो कि मलिक रियाज वाले केस में, और वो नहायत ही फराख दिली के साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर ज़मीन लेकर और हीरे दियाँ अंगूठियाँ लेके वो पैसा जड़ा है वो पायर नू वापस कर दिया गया। रियासत का पैसा था। दो बातें याद दिला दूं, एक वो बेचारा जेल में है, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे ज्यादा लोग उससे मोहब्बत करते हैं, जनाब इमरान खान साहब। और दूसरी बात, हम कुबेरा पे बात कर रहे हैं। ओ हाँ, प्लीज तो प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज, ठीक है, मैं सियासतदान और सरमायादार के गठजोड़ की बात करी थी, मैं कुबेर की तरफ वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। एक बात मैं कर लूं, मुझे यहाँ पर एक डायलॉग याद आ गया इस मूवी में। जिम जब जाते हैं दिल्ली अपने चार्टर त्यारे में, तो वो वहाँ जाकर वो उनको कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए सिद्दप्पा जी। देखो, वो कहता है कि अरे तेल निकल आया है तो ये तो हमारी अगली टर्म पक्की है। तो जिम कहता है ऐसे कैसे, ये जब तुम ऐलान करोगे तो ये अवाम कहेंगे ये तो हमारा हक है, वो अपने हक के तौर पर इसको लेंगे, तुम्हारे एहसान के तौर पर नहीं लेंगे। मुझे दे दो इसका ठेका, और फिर जब तुम सब्सिडी दोगे तो अवाम तुम्हारी एहसान मंद होगी और एक क्या अगली 2 टर्म्स तुम्हारी होंगी। ये कुबेरा उन्होंने इंडिया के हालात पे बनाई, पाकिस्तान के हालात पे बनाई है, ये इस जहां खित्ते का लिबरल ऑर्डर है। ये सब्सिडी यहाँ पे कौन देता है ज्यादा? किसान को सब्सिडी दे दो, मजदूर को सब्सिडी दे दो, मिडिल क्लास को सब्सिडी दे दो। अच्छा, हाँ, वो भी जेल वाले ने दिए। काशिफ अच्छा, खैर, तो मैं ये कह रहा था कि न्यू लिबरलिज्म सिर्फ इकोनॉमी का मॉडल तो नहीं है ना, ये तो आपने मेक श्योर करना है कि बिलियनियर राज कायम रहे दुनिया, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो, बिलियनियर्स का राज कायम। वो कैसे होगा कि आपने रियल इश्यूज को आई वॉश, स्मोक स्क्रीन, आपने रियल इश्यूज को बिल्कुल पस मंजर में डाल देना है। रियल इश्यूज इंडिया के पाकिस्तान के क्या है? गुर्बत है, इंडिया में कास्ट सिस्टम है। बात यह है कि जो दौर था उसमें उन फोर्सेस को, सरमायादार को इस बात का पता था कि रियल इश्यूज से नजरें हटाने के लिए आपको नेशनलिज्म का वो ब्रांड चाहिए जो मतलब जो बॉलीवुड ने दिया, जो इतनी पोलराइजेशन कर दे सोसाइटी के अंदर। तो ये बेसिकली न्यू लिबरलिज्म और भाजपा की मैरिज हुई। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस थी। कन्वीनियंस। हम चूंकि एक फिल्म को रिव्यू करने बैठे थे, लेकिन वो जाहिर है आपका फेवरेट उसके अंदर से एक एलिमेंट निकल आया है यूं फूट के, वो कैसे हो सकता है कि वो... उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं उस फिल्म में, जैसे कास्ट सिस्टम को उन्होंने, यही तो बात है कि अब आपको एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जब एक भिखारी मरता है, अगरचे मुझे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर काफ़ी इश्यूज हैं, और 3 घंटे दी फिल्म सी जड़ी कि मैं 3 किस्तां च देखी है, लेकिन जो बात बार बार की गई वो ये है कि अगर एक भिखारी की मौत हो गई है, पहले तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या सलूक समाज करता है। वो जो कचरे के ऊपर बैठा हुआ भिखारी है, उसकी मौत, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत क्या, उसका अंतिम संस्कार भी उसी कचरा कुंडी के ऊपर ही होगा। उस डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा रहा, कौन? और कुत्ते की गाड़ी में उसको डेड बॉडी को डालने की कोशिश की जा रही है कि, लेकिन वो इसके अंदर जो असल बात बार बार रजिस्टर कर रही है कि इसका अंतिम संस्कार प्रॉपर होना चाहिए, वरना ये अगले जन्म में भी
फकीर या भिखारी बनकर ही पैदा होगा। तो ये कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर है। अच्छा, सिर्फ उसी के ऊपर चोट है क्या? ये एक बिलीफ सिस्टम की बार बार से रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप एक भिखारियों को बनाया ना, वो कहता है बार बार जिम कि 1.5 अरब बंदा है, 2 4 20 25 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 4 20 25 हजार या कितने 2000 तो उसने वो उसमें ही मरवा दिया ना। अपनी तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रहा है। हाँ, उसने कहा था मैं ये बिलियनियर की अप्रोच है। हमारे यहाँ भी यही अप्रोच है कि यार ये कीड़े मकोड़े हैं। उसके अंदर देखें, इसके अंदर एक डायलॉग ये भी है, भिखारियों का एड्रेस नहीं होता, कैसे पकड़ोगे? भिखारियों का कोई एड्रेस नहीं होता बिल्कुल। तो आप जो बात आप कर रही है ना वो, और उसको मार दें तो उसके तो पीछे आने वाला भी कोई नहीं। जो बात आप कर रही है ना, यहाँ पर इंडिया में और पाकिस्तान में इकोनॉमी का ये मॉडल इसलिए ज़्यादा लीथल और ख़राब हो जाता है कि जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन रिच एंड द पुअर वो हज़ारों सालों से ऑलरेडी इतनी सिस्टमेटिक है कि उसकी तारीख़ इंसानी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। उसमें कास्ट सिस्टम तो उसको तो आपने और वर्स कर दिया, उसको तो आपने और, मतलब अब बात यही है ना कि वो एक तो भुगत रहे थे हजारों साल की डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर से ये बिलियनियर राज आ गया। तो गटर वाला गटर में ही है, कचरा कुंडी पर मांगने वाला वही है, बच्चे की पैदाइश भी वही है और उसकी मौत भी वही है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार होगा, ठीक, वो गाना जो है, हाँ, वो गाना कमाल है, जाकर फिर आना, यानी ये पुनर्जन्म का एक चक्कर है ना कि तुम जाओगे फिर वापस आओगे राजा बनकर आना। वो जिस गाने की आप बात कर रही हैं वो इतना बड़ा तंज है इन दोनों सोसाइटीज़ के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया की सोसाइटी के ऊपर, कि वो उसको जिस तरीके से एक बारात की सूरत में लेके जा रहे हैं। आई थिंक इट वाज ग्रेट। हाँ, लेकिन काशिफ साहब, आप ना इसको एक ही एंगल से बयान किए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ कोई एक मसला नहीं है, ये सिर्फ सरमायादार वर्सेस इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म या सोशलिस्ट अप्रोच नहीं है इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें साउथ वर्सेस नॉर्थ भी है, जो कि वरना उनको क्या जरूरत थी वो जिम को लेते इसके अंदर, गोरे चिट्टे को और उसके अब्बे को भी। पहले भी की थी, वो उसको बोलता है जो उनका एक नेता होता है कि फिर हम आपको दे देंगे 1000 करोड़ दे हमें, हम आपको बे ऑफ बंगाल दे देंगे। बे ऑफ बंगाल वाली साइड से ही गोरा आया था ना, तो ये बिल्कुल उस कॉलोनाइजेशन की, क्या प्राइवेटाइजेशन एक कॉलोनाइजेशन की मॉडर्न इन्वेडर की, और वो आपको दे देंगे। हाँ, और फिर एंड पर साउथ वाला ही नॉर्थ वाले को मतलब उसका गला ही काट डालता है। ये आप इसको वायलेंस और नहीं वहीं कर सकती। और कचरा कुंडी के ऊपर, हाँ, ये वही बात है ना इसमें, जब फिर वो रश्मिका कहती है ना कि भगवान नहीं है, तो कहते हैं नहीं भगवान है, हमारे हाथों से ही, मतलब वो काइंडनेस जो है वो किसी और के हाथों से, तो उसने कहा कि तुम भी तो भगवान हो देवा, अगर ये जिए, जो कि वो एक खुशबू, जो एक भिखारन का बच्चा है, अब इसके जीने के लिए इसका मरना जरूरी है। बात यही है ना कि वो किस चीज का सिंबल है, वो हाइपर कैपिटलिज्म का सिंबल है। हाइपर कैपिटलिज्म जाएगा तो भिखारी जिंदा रहेगा, वरना भिखारी मर जाएगा। ये आइडिया था, वो वायलेंस नहीं था। रहेगा वो भिखारी नहीं, क्यों भिखारी रहेगा? आप देखें उसमें 10 लेकिन फिल्म के एंड क्रेडिट्स जब आ रहे होते हैं ना, तो काशिफ साहब वो देवा और वो जो रश्मिका है, उसके करेक्टर का मैं नाम भूल गया है, वो उस बच्चे को लेके जाते हैं बड़े फकीर बाबा जी को। बाबा जी पूछते हैं बच्चे का नाम की रखा है, तो वो कहते हैं राजा, और छोटा मोटा राजा नहीं, ये 10,000 करोड़ का मालिक राजा। भाई पूरी फिल्म में तुम हमें बताते रहे हो कि ये तमाम फकीर फलाने बड़े बड़े जो शहर हैं, उनके तमाम फकीरों की सारी जिंदगी का खाना, इलाज और उनकी तालीम, वो करके भी इतने करोड़ों तुम्हारे पास बच जाएंगे, बेनामी जो अकाउंट में उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। और एंड के ऊपर आप बता रहे हैं कि वो भिखारी वहीं पर बैठा हुआ है, और ये जो बेनामी अकाउंट वाली खातून फौत हो गई है भिखारन, वो खुशबू, उसका जो राजा बेटा है वो 10,000 करोड़ का मालिक है। ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? मैं आपको एक अर्ज करूं, आपकी बात दुरुस्त है, बट डोंट फॉरगेट इट वाज अ कमर्शियल फिल्म। हाँ, एंड ऑफ द डे ये उसी सरमायादार के सरमाए से बनी। मेरा आपको पता चल गया, मैं उधर ही आ रही हूँ कि ये जो इतनी बड़ी फिल्म, तो 3 घंटियां दी फिल्म, जेडी के 1.5 घंटे च बन सकती है। बात आप देखें, अब 1.5 घंटे में ये फिल्म खत्म हो सकती थी। क्यों 1.5 घंटे में खत्म करते? उनकी मर्जी, आप ना देखती।
मैं आपको आप ये भी कह सकते थे कि वो चाहते तो वो 3.5 घंटे के भी बना वो 5 सकते घंटे थे। की भी बना सकते थे। हाँ। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। दिनेश नाम है उस लड़के का। हाँ, पहले सर भी उसकी वो जितनी भी सर फिल्में मूवी देखी भी हैं, उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप तो नागार्जुन वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया। सिर्फ मैं परफॉर्मेंस एक अद्धा गाना ते ओदे ते सही देखें वाला होना चाहिए अच्छा, सी। अब देखें ये टेक्निकलिटीज अपनी जगह पर। मदर इंडिया में जागीरदार को कत्ल करता है ना, ठीक है। एक ट्रेंड है जो बनिया है, तो जो तब जागीरदार फ्यूडलिज्म के फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट डाकू बनता है और फ्यूडल को हिट कर रहा है, ठीक है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर लिबरल सरमायादार की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो रोजगार ला रहा है ना, रोजगार ला रहा है। आप वो देखें वो एक जागीरदार की गुलामी से निकाल रहा है ना, है। आप त्रिशूल देखें, आप एक एंग्री यंग मैन जो है वो सरमाए को इस तरीके से रॉबिन हुड बना हुआ है। वो जागीरदार से पैसा छीन के आम आवाम को देता है, बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा है, तरक्की कर रहा है। पहली मर्तबा जागीरदार की बजाय, फ्यूडल की बजाय उन्होंने सरमायादार को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये अंबानी का अंजाम उन्होंने दिखाया है। या ये कौन है जिन्होंने श्रीलंका में एक अपनी अलग बिल्कुल, ही बिल्कुल, रियासत अडानी, बना ली है, ना, अडानीज हैं जो। तो देखें वो उन्होंने बताया कि 1.5 अरब लोगों में से जो 1 अरब बंदा गटर के अंदर पड़ा हुआ है, फुटपाथ पे पल रहा है, उसको अगर आपने बचाना, उसको आपने एजुकेशन देनी है, तो ये मैं इस ट्रेंड के चेंज होने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया है कि बॉलीवुड की मूवीज का जो एक ट्रेंड बन गया है ना, जिसमें अब श्रीलंका कहीं ना कहीं से निकाल के यूं ले आते हैं कि वो जो साउथ है उनका सेवियर, उनका रक्षक, उनको बचाने वाला जो मसीहा है वो नॉर्थ से ही आएगा। तो इसमें उन्होंने कहा ना 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 ना, वो साउथ अपना सनी स्यापा आप देओल ही जो अभी जाट है ना उस मूवी का नाम था, तो वो उन्होंने वो दिखाया है कि नहीं नहीं, नॉर्थ अपने साढ़े वाल ना है। मेरा एक मानना है कि फिल्म अच्छी और बुरी नहीं होती, प्रोपेगेंडा होती है। लगता ये है कि इसके पीछे जो जिस सरमाए की आप बात ये कर रही हाँ, हैं, इतना बड़ी फिल्म कैसे बनी? कांग्रेस का सरमाया, बिहार इलेक्शंस, रागा जिंदाबाद। रागा आजकल असेंबली में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पप्पू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में रहते हुए इसकी रेलेवेंस जो बनती है वो यही है कि उन तमाम वजीरों, मुशीरों जो टीवी चैनलों पे बैठ के ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, हुकूमत का काम तो नहीं है कारोबार चलाना। आई थिंक उनको ये फिल्म दिखाएं। आपने अभी तक शुगर माफिया की बात नहीं की, तो आप शुगर माफिया वालों को ये फिल्म दिखाएं, बिल्कुल। और जो कौन सी फैक्ट्रियां होती हैं, जिस की फैक्ट्रियां होती हैं ना, उनको ये फिल्म दिखाएं, उनको समझाएं। खान सामाओं को दिखानी है या फिर खानसामाओं को भी दिखाएं, और कौन से जिनको भी आपके बेनामी अकाउंट्स वाले हैं उनको दिखाएं, और ये बताएं कि इतनी ढिठाई से मत कहें कि बेहिसी से मत कहें कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हुकूमत का काम जो है वो तो है ही नहीं, रियासत का काम। तो उनको अगर वो ये फिल्म देखेंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि 36 सालों में गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क बढ़ा है, उससे पता लगता है कि दुनिया का जो इंटेलेक्ट है वेस्ट का और ईस्ट का, अगर वो ये बात कर रहा है कि ये सिस्टम एक फेलियर है बिलियन ईयर्स क्रिएट करने का, और गरीबों 1% में 99% की जो एक वो है तकसीम है, डिवीज़न है, उसको क्रिएट करने के पीछे यही सिस्टम है, तो शायद कुछ मामलात में बेहतरी आए और आपको माल्टा फरार ना होना पड़े सरमायादार को, या नहीं, वो तो होना पड़ेगा, वो तो अलग फिल्म बनेगी।